इस कहानी में हम देखेंगे कि एक आम इंसान की लाइफ कितनी ही बदल सकती है, चाहे वो इंटेलिजेंस की वजह से हो या हो आइडियोक्रेसी से। शुरू करते हैं। कहानी 2005 से शुरू होती है। ह्यूमंस जो कभी सिर्फ इंटेलिजेंस की रेस में रहते थे, अब उनका ध्यान तो कहीं और ही है। इंसानों की माने तो उनका फ्यूचर बहुत ही सिविलाइज्ड होगा, लेकिन क्या सच में इवोल्यूशन का मतलब सिर्फ इंटेलिजेंस ही है? कहानी की शुरुआत एक मिलिट्री बेस से होती है, जो कि एक लाइब्रेरियन है और अपने काम से खुश है। ऑफिसर जो के पास आता है और उससे कहता है कि तुम रिप्लेस किए जा रहे हो। जो कहता है ऐसा क्यों, और मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं इस बारे में। ऑफिसर उससे कहता है कि तुम्हारे लिए नया असाइनमेंट है और तुम्हें वो करना है। ऑफिसर को काफी समझाता है, लेकिन बाद में उसे उसकी बात माननी ही पड़ती है और वह लाइब्रेरी छोड़ देता है। अगले सीन में हमें एक मिलिट्री मीटिंग होती दिखाई देती है। वो लोग डिस्कस कर रहे हैं कि उनके बेस्ट पायलट्स, सोल्जर्स और मिलिट्री लीडर्स अपनी पूरी लाइफ में एक जंग तक नहीं देख पाते हैं और उनकी क्वालिटी वेस्ट जाती है। इसीलिए वो एक ह्यूमन हाइबरनेशन प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जिसमें वो अपने बेस्ट मैन को सेव करेंगे। जब उसकी जरूरत होगी वो उसका यूज करेंगे। अपना पहला सब्जेक्ट वो जो को चुनते हैं। रुकिए, वो जो को इसलिए नहीं चुनते कि वो उनका बेस्ट मैन है, बल्कि वो जो को इसलिए चुनते हैं कि वो आर्मी का सबसे एवरेज इंसान है। जो मिलिट्री में एक परफेक्ट एवरेज का एग्जाम्पल है। और अगर एक्सपेरिमेंट के दौरान जो को कुछ हो भी जाता है तो उसके परिवार में ऐसा कोई भी नहीं है जो इनके ऊपर क्लेम करेगा और इससे इन्हें दिक्कत होगी। इस एक्सपेरिमेंट के लिए उन्हें एक लड़की की भी ज़रूरत थी, इसीलिए वो रीटा को चुनते हैं, जो कि एक प्रोस्टिट्यूट है। जी हाँ, वो एक प्रोस्टिट्यूट है। वो कुछ चंद शर्तों पे इनका इस एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेट करने को तैयार हो जाती है। अगले सीन में जो और रीटा साथ बैठे हुए हैं, जहाँ पर जो रीटा को अपनी बोरिंग बातों से पूरी तरीके से पका देता है। टेस्ट उन्हें उस हाइबरनेटिंग ट्यूब में लेटा देता है। रीटा को ये सब पसंद नहीं आता, तो वो चिल्लाते हुए उस ट्यूब से बाहर निकलने की कोशिश करती है। इस पर जो उसे रोकता है। वो रीटा से कहता है कि वो बिल्कुल सेफ है, इससे पहले डॉग्स और कुछ और जानवरों पे भी इस्तेमाल किया गया है और एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल भी रहा। ये बात सुन के रीटा का चेहरा देखने लायक था। फिर साइंटिस्ट उन्हें उनकी ट्यूब्स में लिटा देते हैं और ट्यूब्स को बंद कर देते हैं। ये अमेरिकन हिस्ट्री का सबसे टॉप सीक्रेट एक्सपेरिमेंट में से एक था। इसके बारे में सिर्फ कुछ लोगों को ही पता था। समय बीतता है और इस ऑफिसर को लीड करने वाला खुद ही प्रोस्टिट्यूशन के केस में पकड़ा जाता है, जो बहुत शर्मनाक बात थी। इस मैसी वायरस के बाद को बंद कर दिया जाता है और इस एक्सपेरिमेंट को भुला दिया जाता है। अब आप इसे जो की खराब किस्मत कह लीजिए या इंसानियत के नए कल की शुरुआत। वो हाइबरनेशन ट्यूब समय के साथ कहीं गायब हो जाती हैं। दिन बीते, महीने बीते, साल बीते, लोग अपनी इंटेलिजेंस खोते चले गए। लोगों की आखिरी उम्मीद जेनेटिक साइंस और उनके स्मार्ट ब्रेन्स पर थी, लेकिन उनका ध्यान तो हेयर लॉस की प्रॉब्लम का सलूशन निकालने में था। किसी ने भी इंसानियत के गिरते ग्राफ को नहीं देखा। देखते ही देखते 500 साल बीत गए। इंसान इस हद तक स्टूपिड हो चुका था कि उसे ये भी नहीं पता था कि सालों से पड़े गार्बेज का क्या करना है। अगले सीन में हमें एक गार्बेज ट्रक दिखाया जाता है, जो कूड़े से बने पहाड़ की ऊंचाई पे अपना गार्बेज खाली कर रहा है। इसी बीच वो गार्बेज का पहाड़ टूटना शुरू कर देता है। उसका कूड़ा चारों तरफ बिखरता है और कुछ कूड़ा शहर की तरफ भी आ जाता है। उसी कूड़े के ढेर में वो दोनों हाइबरनेशन ट्यूब्स भी होते हैं। जो का ट्यूब एक आदमी की दीवार तोड़ता हुआ उसके घर के अंदर जाके गिर जाता है। जो का ट्यूब खुलता है, वो उसमें से बाहर आता है। जो बिल्कुल ठीक महसूस नहीं कर रहा था। जो घबराते हुए उससे उस एक्सपेरिमेंट के और मिलिट्री बेस के बारे में बात करने लगता है, जिस पर वो जवाब देता है कि उस बेस को अपनी ऐस में डाल लो, और वह उसे वहाँ से धक्के मारकर निकाल देता है। जो बाहर का नज़ारा देखता है और देखता है कि एक जगह जहाँ पर बट फकर्स लिखा हुआ था, वहाँ पर बच्चे अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस समय में गालियों का इस्तेमाल एक आम भाषा के तौर पर होता था और एक ऑर्डिनरी वॉइस उनके लिए गालियों की तरह काम करती थी। जब वो नॉर्मल ऑर्डिनरी वॉइस में बात करता है तो वो सभी उसे वहाँ से भगाने लगते हैं, जैसे उसने कुछ पाप कर दिया हो। अपने चेकअप के लिए वो एक हॉस्पिटल जाता है, जहाँ का नज़ारा देखने लायक था। उसे प्यास लगी होती है तो वो पानी के लिए नल खोलता है, जिसमें उसे इलेक्ट्रोलाइट मिलता है। वो पानी के बारे में पूछता है तो उससे कहा जाता है कि पानी जो टॉयलेट में यूज़ किया जाता है, और उसे पागल बता के वो शख्स वहाँ से चला जाता है। उसके चेकअप के लिए उसे 3 रॉड दी जाती हैं, जो कि उसे कान में, मुंह में और एक पीछे अपने बट में लगानी थी, जो कि सच में बहुत अजीब था। वो डॉक्टर का वेट करते हुए उसकी टेबल पे अजीब चीज़ों को देखता है। फिर डॉक्टर आता है और जो उससे अपनी सारी प्रॉब्लम्स को बताता है, लेकिन डॉक्टर उसे पागल बताता है और उसे अपने ही घर की बातें बताने लगता है, अपनी बीवी बच्चों की बातें। फिर
डॉक्टर उससे कहता है कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, मेरी फीस दो और अपना टैटू स्कैन करो तो यहाँ से चले जाओ। तभी वो उसकी टेबल पे एक कैलेंडर को देखता है जिसमें 3 मार्च 2505 की तारीख थी। जो डर जाता है और तुरंत बाहर की तरफ देखता है, जहाँ वो देखता है कि उन लोगों ने बिल्डिंग्स को रस्सी से बांध रखा था। दूसरी तरफ जो के हाथ में टैटू ना होने से डॉक्टर पुलिस को बुला लेता है। जो किसी तरह वहाँ से भाग तो निकलता है, लेकिन बाद में पुलिस उसे पकड़ ही लेती है। जो सरेंडर कर देता है, लेकिन फिर भी पुलिस वाले उसके ऊपर कूद पड़ते हैं, पता नहीं क्यों। अब बारी थी जो के कोर्ट में हाजिर होने की, जो कि कोर्ट कम और एक कॉमेडी शो ज़्यादा लग रहा था। उसका लॉयर और कोई नहीं, वही था जिसके घर में उसका क्यूब खुला था। उसके ऊपर टैटू ना होने का, डॉक्टर के फीस ना देने का इल्ज़ाम था। जो को लगता है उसका लॉयर उसे बचाएगा, लेकिन वो तो उल्टा जो के ऊपर इल्ज़ाम लगा देता है, जो कि सबसे बड़ा था टीवी देखने में डिस्टर्ब करने का। कोर्ट उसे गिल्टी करार देती है और जेल भेज दिया जाता है। अगले सीन में हमें रीटा दिखाई जाती है। वो भी क्यूब से उठ चुकी है और यहाँ भी अपना प्रोस्टिट्यूशन का काम मज़े से कर रही है। वो यहाँ पे लोगों से पैसे ले लेती है और उनसे कल आने के लिए बोलती है, और लोग ऐसा कर भी रहे हैं। जो को किसी कुत्ते की तरह डंडे से बांधकर ले जाया जा रहा है। वो उसे टैटू बाइंडिंग मशीन की तरफ लेके जाते हैं, जो से उसका आइडेंटिटी नेम पूछती है। जो कंफ्यूज होकर कहता है आई एम नॉट श्योर। वो मशीन उसका नाम नॉट श्योर ही रजिस्टर्ड कर देती है। अब बारी थी जो के रीजनिंग और आईक्यू टेस्ट की, जो उसकी लाइफ का सबसे हार्ड टेस्ट होने वाला था, जिसमें उससे पूछा जाता है कि अगर एक बाल्टी में 2 गैलन पानी है और दूसरी बाल्टी में 5 गैलन पानी, तो उसके पास टोटल कितनी बाल्टियाँ होंगी। जिसका जवाब जो आराम से दे देता है कि 2 बाल्टियाँ होंगी। फिर जो को जेल में लेके जाया जाता है। वो पागलों से भरी जेल जो को देखते ही बहुत अजीब लगती है। फिर जो वहाँ से भागने का प्लान बनाता है और वह बस ये कह के भाग जाता है कि आज उसका बाहर जाने का दिन है। वो उसे छोड़ देते हैं। जो सीधा लॉयर के घर जाता है। वह उससे पूछता है कि सन 2005 में एक टाइम मशीन बनाने की बात हो रही थी, क्या इस समय में ऐसी कोई चीज़ मौजूद है। लॉयर उसे तुरंत वहाँ से भगाने की बात करता है, लेकिन फिर जो उसे लालच देता है कि वो उसे बहुत सारे पैसे देगा, वो उसे 80 बिलियन रुपीस देगा। तो लॉयर तुरंत ही तैयार हो जाता है। वो उससे बताता है कि ऐसा कुछ म्यूज़ियम में तो है, लेकिन वो पता नहीं क्या है, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। जो उससे कहता है तुम मुझे बस म्यूज़ियम लेके चलो। वह दोनों म्यूज़ियम के रास्ते में निकलने लगते हैं। तभी उन्हें रीटा मिलती है। वो रीटा को अपने साथ ले चलते हैं म्यूज़ियम की ओर, लेकिन रास्ते में कोई मशीन जो का टैटू स्कैन कर लेती है और पुलिस उनके पीछे पड़ जाती है। वो लोग कहीं पर खड़े होते हैं कि तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है। लॉयर तुरंत ही वहाँ से भाग जाता है। रीटा टॉयलेट में होने के कारण बच जाती है। वो लोग जो को पकड़ के ले जाते हैं बाहर। वो उसे जेल नहीं, सीधा व्हाइट हाउस लेके गए थे, जहाँ वो अपने आप को कुछ लोगों से घिरा हुआ पाता है, जो लोग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे। वो उसे बताते हैं कि अब उसे सेक्रेटरी बना दिया गया है। ये सब उसका आईक्यू का कमाल है। उसका आईक्यू इस दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज है। जो कहता है मुझे कोई सेक्रेटरी नहीं बनना है, और तुम सभी कौन हो। वो उसे बताते हैं कि वो लोग भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं। तभी वहाँ पे उनका प्रेसिडेंट आ जाता है, जो 5 टाइम स्मैकडाउन चैम्पियन और एक पॉर्न स्टार है। तभी वो अपनी जनता को बताता हुआ दिखता है, जहां वो उनसे कहता है कि अब तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। अब हमारे साथ दुनिया का सबसे स्मार्टेस्ट मैन है। अब खेतों में फसल आने लगेगी और रेत का तूफान भी खत्म हो जाएगा, और हम लोग एक बार फिर फ्रेंच फ्राइज खा सकेंगे। इस बात पे वो सभी बहुत ही खुशी हो जाते हैं। अगले सीन में जो एक मीटिंग लेता दिखता है, जो फालतू में ही सबको इकोनॉमी और सिस्टम के बारे में बता रहा है और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा। वो कहता है मुझे इसके लिए एक लॉयर की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो लोग लॉयर को उसके लिए ले आते हैं। जो लॉयर से टाइम मशीन के बारे में पूछता है, तो वो कहता है बस म्यूज़ियम में फिसलते हुए जाओ और टाइम मशीन तुम्हें मिल जाएगी। जो उससे एक प्रॉपर मैप बना के लाने को बोलता है। अगले सीन में जो खेतों का इंस्पेक्शन करते दिखता है, जहाँ पे लॉयर उसे शांति से आके मैप दे देता है। कुछ समय में वहाँ पे रीटा लाई जाती है जो के कहने पर। वो सभी पूछते हैं कि ये लड़की यहाँ पर क्या करेगी। तो जो उनसे बताता है कि मुझे इससे कुछ बहुत ज़रूरी काम है। उसे कुछ और ही काम बताना पड़ता है और वो उसे लेकर झाड़ियों की तरफ चला जाता है। वो रीटा से कहता है हम इस मैप से टाइम मशीन तक जाएंगे, फिर दोनों यहाँ से भाग निकलेंगे। फिर वो दोनों मैप देखते हैं और अपनी गलती का एहसास करते हैं, जो उसने उस लॉयर पे भरोसा करा। वहाँ से बाहर आते में उन्हें पता चलता है कि ये लोग खेतों में पानी की जगह ब्रांडो ड्रिंक यूज़ करते हैं। हमें बताया जाता है कि वहाँ की हर फूड सप्लाई पे सिर्फ ब्रांडो का ही कब्जा है। हर चीज़ पे सिर्फ ब्रांडो ही ब्रांडो है। जो एक मीटिंग लेता दिखाई देता है, जिसमें वो उन्हें समझा रहा है कि फसलों को ब्रांडो की नहीं पानी की ज़रूरत है। इस बात पर वो कहते हैं पानी तो सिर्फ टॉयलेट में यूज़ होता है, ये तुम क्या कह रहे हो, और उसे पागलों की तरह ट्रीट करते हैं। फिर जो उन्हीं की भाषा में बात करता है और वो कहता है कि मुझे खुद फसलों ने कहा है कि उन्हें ब्रांडो ड्रिंक की नहीं पानी की ज़रूरत है। इस बात को वो तुरंत मान लेते हैं।
प्रेसिडेंट तुरंत ही खेतों में ब्रोंडो की जगह पानी डालने के ऑर्डर्स जारी कर देता है। जो का समय ख़त्म हो चला था और फसलों में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं था। ब्रोंडो के स्टॉक्स गिरने से देश की आधी पॉपुलेशन अनएम्प्लॉयड हो गई थी। लोग स्ट्राइक्स कर रहे थे। इस सब का जिम्मेदार जो को माना जा रहा था। जो कल तक उनके लिए एक मसीहा था, आज उस देश का सबसे बड़ा गुनहगार बन चुका था। लोग उससे नफरत करते थे। प्रेसिडेंट जो को मौत की सज़ा सुनाता है। रीटा बहुत दुखी थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। जो को एक स्टेडियम के बीच में डाल दिया जाता है, जहां पर उसका सामना उनके सबसे बड़े खिलाड़ी से होगा, जो उसे मार देगा। दूसरी तरफ रीटा देखती है कि खेतों में फसल आनी शुरू हो गई है। वो लॉयर से कहती है कि हम अब भी जो को बचा सकते हैं, और वो दोनों स्टेडियम की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। और वहाँ स्टेडियम में वो बड़ा खिलाड़ी टैंक लेकर एंट्री करता तो है, लेकिन अपने ऊपर दीवार ही गिरा लेता है और उसी में दब जाता है। फिर वो उसे दो गाड़ियों के बीच में दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो वहाँ भी किसी न किसी तरीके से बच ही जाता है। रीटा स्टेडियम पहुंच जाती है। वो वहां पहुंचकर कैमरे के कंट्रोल्स लेती है और कैमरामैन को लॉयर के साथ खेतों में भेज देती है। दूसरी तरफ खिलाड़ी मलबे से बाहर आ जाता है और जो पे हमला करना शुरू कर देता है। जो उससे बचता बचाता भागता है और एक बार फिर उन सभी बेवकूफ़ों को अपनी बात समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं था। वो सब तो बस उसे किसी तरह मरा हुआ देखना चाहते थे। वहीं पे रीटा और लॉयर सबको उगी हुई फसल दिखाते हैं। ये नज़ारा देखने लायक था। प्रेसिडेंट खुद जो को बचाता है और उसकी तारीफ़ें करता है और कहता है तुम कामयाब हुए। अगले सीन में पार्टी हो रही है। सभी बेहद खुश दिखाई दे रहे हैं। जो रीटा से मिलता है और उसे बचाने के लिए थैंक यू बोलता है। वो कहता है अब हमारे जाने का समय आ चुका है, लेकिन रीटा इस पे उसे मना कर देती है। कहती है मैं यहाँ पर खुश हूँ, मुझे वापस उस पुरानी दुनिया में नहीं जाना। लेकिन जो को वापस जाना था। प्रेसिडेंट जो को अपने पास बुलाता है। जो उससे अपना वापस जाने की बात कहता है। इस बात पर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। वो कहता है कि तुम्हें अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करनी होंगी। इस पर वो जवाब देते हैं हम गार्बेज की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे, और फ्लोरिडा में तो न्यूक्लियर प्लांट भी ब्रेक हो गया है, उसका हम क्या करेंगे। इन बातों को सुनकर जो जाना कैंसिल कर देता है और एक बार फिर सब खुश हो जाते हैं। वो दोनों वहाँ मिलके एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। कुछ समय बाद जो को यूएस का नया प्रेसिडेंट बना दिया जाता है और वो पब्लिक का फेवरेट लीडर बन जाता है। सभी उसकी तारीफें ही करते हैं। कुछ समय बाद जो और रीटा के 3 बच्चे होते हैं, जो कि इस प्लेनेट के सबसे समझदार बच्चे होते हैं। दूसरी तरफ लॉयर जो एक वाइस प्रेसिडेंट बन चुका था, उसकी 8 बीवी और 32 बच्चे होते हैं। जो इंसानियत पे होने वाले बदलाव को तो नहीं रोक पाया, लेकिन कोई तो था जिसने कोशिश करी इस चीज़ को रोकने की।